बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और आज दिवाली के मौके पर हमारे इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे रियल स्टेट पर। और इसके लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो आपको इसके बारे में और अच्छे से बता पाएंगे। साथ ही क्या कुछ ट्रेंड है, क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं जिसको वो अपने नजरिए से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनसे आपकी मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ है विशेष प्रकाश जी जो हेड है आरएनआर रिसर्च विंग ऑफ राइज इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड के। आपका बहुत बहुत स्वागत है विशेष जी। थैंक यू तन्वी, ग्लैड टू बी हियर। इसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं गौरव गुप्ता जी, आप सेक्रेटरी हैं क्रेडाई एनसीआर के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रेसिडेंट हैं नरेडको दिल्ली चैप्टर के। साथ ही आप डायरेक्टर एंड को फाउंडर है यूनिटी ग्रुप के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ईशा शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप है डायरेक्टर राइज इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड की। आपका बहुत बहुत स्वागत है ईशा जी। थैंक यू, और आप सबको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का मौका है बिल्कुल, और इस वक्त लोगों के मन में रियल स्टेट को लेकर कई तरह के सवाल हैं और इन्हीं सब सवालों को लेकर हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं। पहला सवाल जो मेरा होगा वो विशेष जी से मैं पूछना चाहूंगी। विशेष जी, इस बार दिवाली पर रियल स्टेट की बिक्री कैसी रही है? जी बिल्कुल तन्वी, इंडियन कंज्यूमर जो आज है उनका एस्पिरेशन लेवल बढ़ते जा रहा है। चाहे वो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हो, चाहे उनका नीड फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल हो, वो एक बड़ी और बेहतर जगह पे रहना चाह रहे हैं और दैट इज रिजल्टिंग इन डायरेक्ट कोरिलेशन टू लग्जरी सेक्टर ग्रोइंग। एनसीआर में अपने आप में 22% एक इजाफा हुआ है लग्जरी सेक्टर के वॉल्यूम्स में। और आज के समय में जो एक बायर है वो चाहता है कि एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करे, एक अच्छी स्पेस में रहे, अपने वर्क प्लेस के पास में रहे। और ये सब चीजें जो हैं ये लग्जरी सेक्टर को बढ़ाएंगी। और अभी ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये बढ़ते रहेगा क्योंकि बायर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं आज की डेट में अपने लाइफस्टाइल को लेकर, अपने वेलनेस को लेकर। जी। अब हर्षवर्धन जी आपका रुख करेंगे और आपसे ही ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट आने के बाद से बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा तक रियल एस्टेट की मांग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो क्या एक रियल एस्टेट निवेशक के लिए वहाँ भी पैसा लगाना एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है? बिल्कुल। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली एनसीआर में सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। हालांकि वहां पर एक कमी देखी जा रही थी जो एयरपोर्ट की ही थी। एयरपोर्ट के आने से वो वैक्यूम, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स था, वो फिल हो गया है। और अब काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो है नोएडा की तरफ जा रहे हैं। नोएडा में जीरो एयरपोर्ट के आसपास अब एमएनसी कंपनी का रुख आगे फ्यूचर में रहेगा, जिसकी वजह से वहां पर आने वाले समय में हाउसिंग की डिमांड रहेगी। अभी रिसेंटली भी देखा गया है नोएडा एक्सटेंशन में, ग्रेटर नोएडा में काफी पॉजिटिव रुझान अभी आ रहे हैं और काफी 3 बेडरूम 4 बेडरूम सेगमेंट में काफी वहां पर डिमांड बनी हुई है। जी जी। गौरव जी, इसमें अगर आप कुछ जोड़ना चाहें। देखिए, रियल एस्टेट एक सेक्टर जो ऐसा है कि जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आती है वहाँ पे कस्टमर डिमांड काफी ज्यादा आती है। जैसे हमने पहले देखा कि नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर आया, गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर आया, तो ये सैटेलाइट टाउन तभी डेवलप हुए जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ ना। ये एक ऐसी प्लेसेस है जो अब अपने सेचुरेशन की तरफ जा रही हैं और यहाँ पे रेट्स भी काफी ज्यादा हो चुके हैं। अब जो जेवर का जो एरिया आ रहा है उसका आसपास का जितना भी एरिया है, यमुना एक्सप्रेस वे है, आगरा है, और अब मेरठ तक का एरिया जहाँ पे रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो हम देखेंगे कि ना यहाँ सिर्फ डिमांड बढ़ेगी बल्कि एक्चुअल यूजर भी यहाँ पे शिफ्ट होंगे। इनिशियली इन्वेस्टर जाएगा, हर मार्केट में ये होता है, शुरू में इन्वेस्टर जाता है, बाद में यूजर आता है। द सेम थिंग विल सी विल हैपन हियर। ये लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ये देख रहे हैं कि आज एक रीजनेबल दामों में हम एक चीज खरीद ले और आने वाले 5 से 7 सालों में जब वहाँ लिवेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, ऑक्यूपेशन अच्छी हो जाएगी, तब वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। जी ईशा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अब जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद वो एक्सपेंशन हो गया है रियल एस्टेट सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का,
तो क्या ये हम मान लें कि अभी फिलहाल जो ग्रेटर नोएडा या गुड़गांव के एक्सटेंशन की तरफ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से वो सैचुरेशन पॉइंट पे क्या आ गया है, या उसमें अभी भी ग्रोथ की संभावना है? नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें बहुत ग्रोथ की संभावना है, क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है, हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, बड़े बड़े शहर महानगर बनते जा रहे हैं और छोटे शहरों में बहुत पोटेंशियल है। आप ये देखिए कि एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, वो एक ये दर्शाता है कि कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग हो रही है। जहां पे भी एयरपोर्ट आता है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली अच्छा हो जाता है, वहां की सिक्योरिटीज अच्छी हो जाती है, तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल बेटर हो जाता है। एक कंज्यूमर की जो रीच होती है वो बहुत अच्छे से आगे तक पहुंच पाती है। तो बहुत कम लोग शायद एयरपोर्ट का अपनी डेली की रूटीन में उसको यूज कर पाते हैं, बट एयरपोर्ट एक साइन होता है ऑफ अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट्स अ पब्लिक और अ प्राइवेट। तो मेरा ये मानना है कि जब जितने हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आते रहेंगे, ये हमारे पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ दिखाता है, और ये दिखाता है कि फ्यूचर में ये कितना आगे बढ़ने वाला है। जी गौरव जी, हमने देखा है कि रेरा के आने के बाद भी निवेशक और घर खरीदार जो हैं अभी भी दर दर भटकने को मजबूर हैं। ऐसे में ऐसा इसके पीछे क्या कारण है, या अभी तक वो स्थिति क्यों नहीं ठीक हो पाई है? देखिए, जो सवाल है आपका, इसका मैं आंसर दो पार्ट में देना चाहूंगा। आपको प्रोजेक्ट्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा, प्री रेरा एंड पोस्ट रेरा। जितने भी पोस्ट रेरा प्रोजेक्ट्स आए हैं वो 90 मोर देन 95% दे आर ऑन टाइम। उनकी डिलीवरी समय पर है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड समय के ऊपर है, और उनमें कोई भी ड्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। और बायर्स और इन्वेस्टर्स मोर और लेस दे आर सेटिस्फाइड, बिकॉज वो प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंदर लॉन्च हुए। जो प्री रेरा से पीरियड था, उसके अंदर जरूर कुछ प्रोजेक्ट ऐसे, जिसे हम कहते हैं कुछ लेगेसी इश्यूज जरूर ऐसे चले आ रहे हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया, क्योंकि वो सिर्फ डेवलपर के हाथ में नहीं है, बट वहाँ पे अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। और जब तक उनकी डिसीजन मेकिंग टाइमली नहीं होगी, द डेवलपर इज हेल्पलेस। ये सारे स्टेक होल्डर जब तक एक टेबल पे नहीं आएंगे। इसका एक बहुत अच्छा प्रयास अमिताभ कांत की रिपोर्ट के द्वारा किया गया है, जिसका स्पेशल फोकस यही था कि जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स है, जहां पर बायर्स को घर का पोजीशन नहीं दिया जा रहा है या रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, उनके लिए समाधान क्या निकाला जाए। हम सब एक ही बात को अलग अलग तरीके से बीटिंग अराउंड द बुश करते रहे, बट अगर समाधान न निकले तो दैट्स ऑल वेस्ट। इस रिपोर्ट में ये किया, प्राइमरी फोकस है कि बायर को उसका घर कैसे दिया जा सके रजिस्ट्री के साथ। बहुत अच्छी मूव है, और जैसे इसकी रिकमेंडेशंस लागू हो जाती हैं, 95% ऑफ द इश्यूज विल बी सॉर्टेड आउट। बायर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, उनको अपना घर भी मिलेगा और उनकी रजिस्ट्री भी मिलेगी, एंड दे नीड नॉट पैनिक एट ऑल। जी बिल्कुल, लेकिन गौरव जी सवाल तो यही बनता है कि कब तक अब एक अमिताभ कांत जी की जो रिपोर्ट है वो लागू हो पाएगी, और काफ़ी लंबा वक्त हो गया है रिपोर्ट के आने के बाद भी वो अभी तक लागू नहीं हो पाई है। हर्षवर्धन जी, इसमें अगर आपको जोड़ना चाहें, आपके अनुसार कब तक ये रिपोर्ट लागू हो पाएगी, और कब तक निवेशक जो हैं, जिन्होंने घर खरीदा है, वो इस परेशानी से जूझते रहेंगे, उनको कब समाधान मिलेगा? जी बिल्कुल, अमिताभ कांत जी एंड जो उनके साथ में दूसरे ऑफिसर्स हैं, उनकी जो ज्वाइंट रिपोर्ट है, ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में मल्टीपल सॉल्यूशन दिए गए हैं। करीब 2.5 लाख घर ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर में रुके हुए हैं। इसमें से 20% घर करीब ऐसे जिनमें लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, बट उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। तो अमिताभ कांत जी की जो रिपोर्ट में क्लियरली लिखा गया है कि जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, उनको अथॉरिटीज रजिस्ट्री करना अलाउ करे, डिस्पाइट के उनका डेवलपर के साथ कोई फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग पेंडिंग है। बिकॉज जिसने घर ले लिया है, घर में शिफ्ट भी हो गया है, उसकी रजिस्ट्री को ना रोका जाए। दूसरा, उसमें कुछ लोग ऐसे जिनके रजिस्ट्री होने के बहुत नजदीक है, जिन्होंने 90% पैसे दे दिए हैं, उनका पोजीशन नजदीक है। इस रिपोर्ट में उनके बारे में भी कहा गया है कि उनको बैलेंस पैसे अथॉरिटी में जमा करा के उनको पोजीशन दे दिया जाए। तीसरा, कुछ उसमें ऐसे हैं जिनका बीच में प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, क्योंकि अभी एफआईआर नया बढ़ गया है। उसमें काफी अच्छे सुझाव दिए गए हैं कि इसमें को डेवलपर को लाने का भी प्रोविजन किया गया है कि अथॉरिटी अलाउ करे, को डेवलपर को लाया जाए, उनको घरों को बनाया जाए। अगर आप नटशेल में बात करें तो ये जो अमिताभ कांत की जो रिपोर्ट है, ये कंप्लीट सही सॉल्यूशन है 2016 से पहले के प्रोजेक्ट्स का। उसको रेरा में भी उन्होंने कहा कि इनको आप रेरा में रजिस्टर्ड भी कीजिए और इसका जो है सही सोल्यूशन निकालिए। यूपी गवर्नमेंट काफी उस पर सीरियसली विचार कर रही है उसको अडॉप्ट करने के लिए, और हम सब बहुत जल्द इस उम्मीद में हैं
यूपी और हरियाणा दोनों गवर्नमेंट जो है इसको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करेंगी। अगर इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, अमिताभ कांत जी की बात को तो सारा विश्व मानता है, G20 में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनकी बात को मान रहे थे। हम पूरी उम्मीद में हैं कि 2 स्टेट के मुख्यमंत्री भी उनकी बात को मानेंगे। अगर वो ऐसा मान लेते हैं, हमारे हिसाब से करीब 2.5 लाख जो घर हैं उनका ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जैसा गौरव जी ने कहा कि 2016 या 17 के बाद जो प्रोजेक्ट्स आए हैं, इनके रेरा के बाद के पोस्ट रेरा प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें 95% तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि सुनहरे दिन फिर लौटे, ये 2.5 लाख लोगों का भी फैसला हो जाए और आगे भी जो है जो लोग आ रहे हैं उनको ऑटोमेटिक रेरा की वजह से गारंटीड पोजीशन मिल रहा है, तो ये इंडस्ट्री काफी बूम करेगी। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन 1 ट्रिलियन है। तो 2028 तक प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी रियल एस्टेट भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचे, और हमें उम्मीद है कि ये बिल्कुल पहुंचेगी और हो सकता है कुछ टाइम पहले ही पहुंच जाए, बशर्ते ये छोटी छोटी जो 2-4 अड़चने हैं ये पूरी हो जाए। जी, बिल्कुल हर्षवर्धन जी, हम सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये सुनहरे दिन जल्द वापस आए और इस दिवाली ही ये गुड न्यूज़ जितने भी होम बायर्स हैं उन्हें मिले। ईशा जी, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुणे और जो गोवा है वो नए प्रॉपर्टी हब बनकर उभरे हैं। देश भर में प्रॉपर्टी जो निवेशक है वहाँ निवेश कर रहे हैं, तो क्या अब भी प्रॉपर्टी निवेश का उन्हें अच्छा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है अगर उस जगह पर अभी कुछ नए लोग ऐड होने की कोशिश करें तो? देखिए, जब भी कोई नया शहर आगे आता है किसी भी सेक्टर में, तो उसके पीछे की डिमांड पहले हमें समझनी चाहिए। पूना इज नोन टू बी द बेस्ट एजुकेशन सिटी। वहां पे अगर आप देखें तो अगर वहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट वहां की कॉलेज एंड स्कूल सिर्फ 11% बच्चों को, स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल या रहने की फैसिलिटी दे पाते हैं। 89% युवा हमारे अभी भी डिपेंड करते हैं प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो जिनको हम पीजीबी बोल देते हैं या प्राइवेट हॉस्टल बोल देते हैं। और बहुत सारे लोग वहां पे ही रहना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। वो एनवायरमेंट फैक्टर भी हो सकता है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हो सकता है, तो डिमांड बहुत इंक्रीज है। डेफिनेटली जब कोई भी शहर आपको एजुकेशन दे रहा है, व्यवसाय दे रहा है, उस शहर में आपका पैसा लगाना बहुत वाजिब है और आपकी ग्रोथ वाजिब है, क्योंकि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज नॉट ओनली फ्रॉम द इंडिया बट फ्रॉम ओवरसीज ऑल्सो कमिंग टू पुणे। Whereas Goa is one of the most visited city in India, if I talk about this year and the last year। जिस भी शहर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आ रहा है, वहां का व्यवसाय 12 महीने चलता है। गोवा का भी अगर आप वेदर देखिए, वो बहुत ज्यादा इसको सहमति देता है, क्योंकि गोवा ना ही समर्स ना ही विंटर्स के ऊपर रहता है, राइट। 12 महीने एक अच्छा। भारत से भी बहुत लोग वहां पे घूमने जाते हैं, तो छोटे छोटे लोकल लोगों को बहुत अच्छा व्यवसाय का मौका मिलता है। वो छोटे छोटे वहां पे, पहले वहां पे छोटे छोटे घर बनते थे जो होटल्स में कन्वर्ट होते थे, एयरबीएनबी बनते थे। बहुत बड़े अच्छे आलिशान होटल्स भी आ रहे हैं, बट अभी दौर है लोगों को अपनी प्राइवेसी पसंद है, एंड इट्स अ एरा ऑफ अ सेकंड होम। सो आई थिंक गोवा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू सेकंड होम इन इंडिया। Definitely, both the city have a good potential and both the city have a very good growth when it comes to infrastructure। जी, लेकिन जैसा कि आप बता रही हैं इसमें काफ़ी अभी भी ग्रोथ की संभावना है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी के प्राइसेस तो काफ़ी राइज़ हो जाएँगे। तो आपके अनुसार क्या अभी इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर होगा? क्योंकि जैसे अगर वो समय छूट जाता है तो प्राइसेस और शूट अप हो जाएँगे। डिमांड और सप्लाई मेंटेन रहेगी तब तक प्राइस भी एक लिमिट तक बढ़ता है, बट जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी सप्लाई खत्म होती रहेगी, क्योंकि रियल एस्टेट एक लैंड के ऊपर आता है, राइट। हम अपनी जमीन को कितना यूज कर पाएंगे और किस हद तक यूज कर पाएंगे, एक टाइम के बाद तो डेफिनेटली प्राइस हाइक हो जाएगा। आज हम गोवा के प्राइस को बॉम्बे से या बैंगलोर या दिल्ली से नहीं कंपेयर कर सकते। दैट इज वाई जो अर्ली बर्ड लोग हैं उनके लिए ये शहर गोवा और पुणे के अलावा और बहुत शहर है जो पिछले 5-7 साल में बहुत नाम आगे आ रहे हैं। हर स्टेट में ऐसे शहर हैं। उन शहरों की ग्रोथ अलग है। उन शहरों को अगर आप देखें तो बहुत रिपोर्ट्स में भी उनको लिया जाता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ कभी सोचा नहीं गया था कि इतने अच्छे से हो पाएगी। जी, विशेष जी, आपकी तरफ अब रुख करेंगे और आपसे ये जानना चाहूँगी कि हालांकि आजकल हम देख रहे हैं ज़्यादातर जो बिल्डर्स हैं वो लग्जरी
होम्स पर फोकस कर रहे हैं। हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा शुरुआत में भी की थी। तो क्या माना जाए कि जो दिल्ली मुंबई जैसे शहर हैं उसमें अफोर्डेबल हाउसेज का ज़माना खत्म हो रहा है? तो मैं तन्वी आपको बताना चाहूंगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे दिल्ली और गुड़गांव और बॉम्बे जैसे शहर हैं, अगर आप हम्म। अफोर्डेबल का एक ट्रेडिशनल प्राइसिंग समझेंगे, तो अफोर्डेबल हाउसिंग दिल्ली गुड़गांव बॉम्बे में है ही नहीं। तो अब जैसे जैसे सिटीज बढ़ते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, लैंड का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, यू हैव अ सिचुएशन जहां पे लग्जरी विल बिकम ह्यूज इन दीज सिटीज एंड अफोर्डेबल products will move to the peripheries where you will have slightly more inventory of affordable. और दूसरा इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इसको भी देखना पड़ेगा कि पिछले 1-2 साल में कितने अफोर्डेबल लॉन्चेस हुए हैं, और अगर अफोर्डेबल लॉन्चेस अभी हो नहीं रहे हैं ड्यू टू वट एवर रीजन, देन शुड वी बी लुकिंग एट कि अफोर्डेबल खत्म हो जाएगा या नहीं खत्म हो जाएगा, एंड दैट इज अ बेटर वे ऑफ लुकिंग एट इट। जी। हर्षवर्धन जी, आपसे जानना चाहेंगे यूनिटी ग्रुप की तरफ से क्या कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ से कुछ प्लान्स आ रहे हैं? क्योंकि दिवाली का मौका है तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि कौन से ऐसे बिल्डर्स हैं या कौन से ऐसे संस्था है जिसकी तरफ से उनके लिए कम बजट में एक अच्छा सा सुनहरा सुंदर सा घर उन्हें मिल सकता है। देखिए, यूनिटी ग्रुप ज्यादातर फोकस दिल्ली में करता है। दिल्ली में हमारे हम्म। बहुत सारे मोस्टली दिल्ली में है, और अफोर्डेबल की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती है। अफोर्डेबल दिल्ली वालों के लिए अफोर्डेबल डिफरेंट है, गुड़गांव के लिए डिफरेंट है, भिवाड़ी के लिए डिफरेंट है, और जयपुर के लिए डिफरेंट है। तो दिल्ली में जो अफोर्डेबल है उसका टिकट साइज नॉर्मली टीयर 2 सिटी से काफी ज्यादा रहता है। बट यूनिटी ग्रुप के पास सभी सेगमेंट है। हम मिड सेगमेंट में भी हैं, प्रीमियम में भी हैं, ब्रिज टू लग्जरी में भी हैं, और सुपर लग्जरी में भी हैं। वी आर कमिंग अप विद द वर्साची ब्रांडेड रेजिडेंसीज आल्सो, एंड ऑन द अदर साइड द मिड सेगमेंट आल्सो। तो इस टाइम मार्केट में हर सेगमेंट की काफी डिमांड है। और दिल्ली में क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, तो जो भी प्रोजेक्ट दिल्ली में है उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड रहती है। हर कस्टमर की चॉइस है। दिल्ली बीइंग ए सेंटर एंड दिल्ली की कैपिटल सिटी होने के कारण हर आदमी अपना घर का जो एड्रेस है वो दिल्ली फर्स्ट प्रेफरेंस चाहता है, जब तक उसकी अफोर्डेबिलिटी है। तो दिल्ली में हर सेगमेंट की डिमांड है, मिड, प्रीमियम, लग्जरी एंड सुपर लग्जरी। यूनिटी ग्रुप चारों सेगमेंट पे काम कर रहा है। जी। गौरव जी, हम ये देख सकते हैं कि पुरानी जो सोसाइटीज़ हैं अभी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की तरफ की अगर हम बात करें स्पेशली, तो वहाँ पर मेंटेनेंस को लेकर काफ़ी परेशानियाँ लोगों को आती हैं। इससे निवेशक का जो मन है वो जो आगे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे उनका मन कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। ये प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाएगा और इस समस्या के पीछे का मुख्य कारण क्या है? डॉक्टर तन्वी, इस प्रॉब्लम को आपको थोड़ा हिस्टोरिक व्यू से देखना पड़ेगा कि जिन सोसाइटीज की आप बात कर रही हैं उनमें है क्या, ये काफी पुराने समय डेवलप करी गई थी एज फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, जो प्राइमरीली आपके द्वारका एरिया में है, या कोई ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट हमारे इंदिरापुरा में सब कुछ है। तो ऑन द डेवलपर साइड व्हाट हैपेंस दैट आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड 2 से 3 साल के बाद प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस वहाँ की आरडब्ल्यू को हैंड ओवर कर दी जाती है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो उसको अपने हिसाब से डेवलप करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत वेरिड मॉडल्स हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जाके आरडब्ल्यूएस ने वक्त के साथ साथ रहते हुए वहाँ के मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाए, सिंकिंग फंड जैसे चार्जेस अपने कस्टमर से लेते हैं, अपने पास एक अच्छा कॉर्पस मेंटेन रखते हैं, ताकि 10 साल बाद 15 साल के बाद जब प्रोजेक्ट को टाइम टू टाइम रिवैम्प करना है, जैसे लिफ्ट की मरम्मत करानी है, या आपको जेनसेट्स रिप्लेस करने हैं, या कोई आउटसाइड पेंट करना है, वो प्रोजेक्ट को बड़ा मेंटेन रखते हैं। वाई? क्योंकि उनके पास फंड होता है। फिर कुछ समय के प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट को लो करने के लिए अपने चार्जेस बढ़ाते नहीं है, और वो वक्त के बढ़ते हुए महंगाई के साथ उसे मैच कर नहीं पाते, तो वो प्रोजेक्ट धीरे धीरे जर्जर हालत में जाना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि जो भी निवेशक आता है वो कहता है मैं नए प्रोजेक्ट में लूं जो कि आज के हिसाब से बना हुआ हो, जिसकी फैसिलिटीज आज की और जो बहुत अच्छी मेंटेनेंस हालत के अंदर हो। तो ये जो प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट की ना मेंटेन होने की, मोर और लेस आरडब्ल्यू से रिलेटेड ज्यादा है रेदर देन अ डेवलपर। बट इस आपके शो के माध्यम से मैं हर ऑक्यूपेंट को यही कहना चाहूंगा, आपका जो अपना घर है वो आपके घर भी है, और आपकी एक वेल्थ भी है जो कि आने वाले काफी लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। छोटे छोटे चार्जेस अपने पे करें ताकि एक प्रोजेक्ट अच्छे से मेंटेन रह सके और उसकी वैल्यू बढ़े। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले लग्जरी हाउसिंग की चर्चा कर रहे थे।
आजकल जी। एक ट्रेंड है, हर चीज लग्जरी बिक रही है। आप देखेंगे लग्जरी गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, जो एंट्री लेवल व्हीकल्स है वो कम बिक रही है। पोस्ट हम्म। कोरोना एक थॉट प्रोसेस आया है दैट वी लिव ओनली वंस, एंड वी लिव ओनली वंस, तो लोगों ने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, खर्चा करना शुरू कर दिया है। रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास वापस लोगों की एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनी है। हम्म। यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रहे हैं, लोगों को बड़े घर भी चाहिए, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हाइब्रिड वर्किंग चल रही है, हाइब्रिड एजुकेशन चल रही है। तो लोग अपने परिवार को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, उसके लिए बड़े घर लेते हैं। और जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, अब जैसे जैसे हमारा रैपिड मेट्रो शुरू हो गई, रैपिड रेल आ गई, वो आपका जो दिल्ली से 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर शहर हैं, जैसे भिवाड़ी हो गया राजस्थान की तरफ, यहाँ पर आपका मेरठ हो गया, मोदी नगर हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग इधर की तरफ पुश होते चले जाएगी आने वाले समय में। लैंड हमारे लिए रॉ मटेरियल हो रहा है। पूरे एनसीआर रीजन में लैंड की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वहां पर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स आर अनवायबल, उनकी वायबिलिटी नहीं है कि आप महंगी जमीन लेके सस्ते घर बनाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो फ्रॉम माय साइड। जी। ईशा जी, ये जो ट्रेंड शिफ्ट के बारे में अभी गौरव जी बता रहे थे कि सबके दिमाग में ये आ गया है कि लग्जरी हाउसिंग बिकॉज वी लिव वंस, तो उसमें उन्हें इन्वेस्ट करना है। ऐसे में जो वो ट्रेंड जैसा बता रहे हैं कि वो आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट होते जा रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग के जो भी कंस्ट्रक्शन है वो, तो वैसे में जो एक मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन है और उन्हें घर लेना है, तो वो क्या एकदम मेन शहर से काफ़ी दूर जाकर ही वो अपना घर ले सकते हैं? इसको आप किस तरीके से देखती हैं और इसमें क्या कुछ बदलाव होने की संभावना है? देखिए, जब हम बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसेस की या लग्जरी सेगमेंट की, हर किसी का एक बजट होता है। बट पोस्ट कोविड हमें एक चीज बात समझ में आ चुकी है कि घर सिर्फ एक कमरे का घर नहीं। देयर वाज अ ट्रेंड जब स्टूडियो भी बहुत बिकते थे, 1 BHK 2 BHK भी बहुत बिकते थे। आजकल महानगरों का अगर अगर देखेंगे कि क्या कल्चर है कि वहां पे न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा है। बट न्यूक्लियर फैमिली को भी पोस्ट कोविड ये समझ आ चुका है कि एनी अदर पेंडेमिक और एपिडेमिक कम तो उनको एक स्पेस चाहिए जहाँ पे उनकी जिंदगी एक नॉर्मल तरीके से चल सके। ऐसा नहीं है कि लग्जरी घरों में सिर्फ लग्जरी की चीजें ही दी जा रही हैं, बट हमारी हमारी लाइफ कितनी अच्छे से चल सकती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर हाइब्रिड का कल्चर है तो हाइब्रिड में दो लोग एक घर में बैठ के कैसे काम कर सकते हैं, बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। ये छोटी छोटी आम जिंदगी की चीजों को ध्यान में रख के एक घर को पैकेजिंग किया जाता है। इट कॉल्ड एज ए लग्जरी, बट बहुत सारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी, लाइक पीपल लाइक अस हु आर इनटू अर्ली 30 एंड फर्स्ट बायर, वो नहीं 5 से 6 करोड़ शायद अपने पहले घर पे लगा पाएंगे, उनका पॉकेट शायद अलाउ नहीं करेंगे। बट आजकल डेवलपर्स बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स एक ऐसी जगह पे लेके आ रहे हैं जहाँ पे, जैसे हमने पहले कहा, जैसे अब जेवर एयरपोर्ट है या कोई भी अच्छी कनेक्टिविटी आता है जहाँ पे आज शायद उसकी कीमत कम हो, बहुत लोग उसको खरीद सके। आने वाले टाइम में शायद अब उसकी कीमत बढ़ जाएगी जिस हिसाब से हम अनुमान लगा रहे हैं। तो फॉर अर्ली बर्ड्स इट्स ऑलवेज viable decision to go a little away from the city. I won't say very far from the city. And it is also a part of infrastructure. जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इतने हाईवेज बन रहे हैं, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो रही है, जब हमें ऐसा लगता है कि भारत अब एक कनेक्टिविटी पे चलेगा, तो और आपके घर और ऑफिस का रास्ता कम होना चाहिए। आपका घर ऐसा नहीं है कि शहर से बहुत दूर है। बहुत अच्छे अच्छे एसईओस कमर्शियल प्रोजेक्ट विसिनिटीज में आ रहे हैं जो हर तरह की आपकी जरूरतों को कैटर कर पाता है। आपको घर के आसपास जी। ये सब चाहिए, वो सारी चीजों का भी ध्यान डेवलपर्स ही रख रहे हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हर शहर के अंदर आसपास एक और नए शहर बन रहे हैं जिनको हमें आगे प्रोत्साहित करना चाहिए। जी, विशेष जी, अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, बहुत कुछ बदलाव नज़र आ रहा है इस सेक्टर में। जी बिल्कुल तन्वी, जैसा ईशा ने कहा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने ऑफिस से कितना दूर है, और वो दूरी जो है वो समय के टर्म्स में मापनी पड़ेगी, ना कि किलोमीटर्स के टर्म में। जैसे गौरव जी ने भी कहा कि अब RRTS आ रहा है, तो अब मेरठ मेरठ जैसा शहर जो दिल्ली से हार्डली 40 मिनट दूरी पे रह गया है। तो जी। अगर आप 40 मिनट दूरी पे रह रहे हैं, और हमको पता है, हम जो दिल्ली में रहते हैं लोग, हमको पता है नोएडा से गुड़गांव जाने में कितना समय लग जाता है। तो आई थिंक ये जो एक नया ट्रेंड आया है कि डेवलपमेंट हो रही है, बोथ ट्रांसपोर्ट इज गोइंग अप, इट्स अ वेरी वेलकम मूव फॉर स्पेशली यंगस्टर्स लाइक ईशा सेड, कि आप रहें
इवन इफ इट्स इन अ पेरिफेरी, लेकिन आप अपने ऑफिस पहुंचे एंड यू हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अ बिगर स्पेस। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है फॉर द कंज्यूमर टुडे, एंड इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। जी, एक नया पर्सपेक्टिव आपने दिया है कि वो जो डिस्टेंस है उसे किलोमीटर्स की बजाय टाइम के अनुसार वो कैलकुलेट करेंगे, तो शायद जो आउटस्कर्ट्स में जिसे हम समझते हैं वो उन्हें आउटस्कर्ट्स एग्जैक्टली ना लगेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में जो ज़्यादा कनेक्ट करता है उन्हें, वहाँ पर अगर उन्हें घर मिल रहा है तो उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि वो शहर से बाहर जा रहे हैं। अंत में आप सभी से एक एक कर मैं कुछ मैसेज जाना चाहूंगी जो आप अपने तरफ से कुछ बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को। हर्षवर्धन जी, आपसे शुरुआत करेंगे। दिवाली के मौके पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, दिवाली के मौके पर हम सबको यही कहना चाहेंगे कि आप अपने घर का प्लान जल्दी से जल्दी करें। और घर जो है सबसे पहली जरूरत है। और कोविड के बाद ये सबने रियलाइज कर लिया है कि आपको सबको एक अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, जिसमें एक अटैच बाथरूम हो, कुछ एरिया हो। और अब जैसे हाइब्रिड का टाइम आ रहा है जिसमें आपको वर्क फ्रॉम होम और बहुत सारी चीजें चाहिए, फ्लेक्सिबल होम का भी अब समय आ रहा है, जिसमें आप अपने घर को समय के अनुसार से फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो आप अपना घर का डिसीजन जल्दी से जल्दी लें। दिस इज द राइट टाइम। ये सही समय है इन्वेस्ट करने का, निवेश करने का अपने घर में। तो जो भी आपने डिसीजन लेना है दिवाली के मौके पर लें, जल्दी लें, ताकि आपको अच्छा घर सही दामों में मिल पाए। हम सब और बाकी सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेरों दिवाली की शुभकामनाएं। जी हर्षवर्धन जी, डिसीजन लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अफोर्डेबिलिटी की बात हम लगातार कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है। क्योंकि अभी भी मैक्सिमम लोग जो अच्छे घर लेने की कोशिश करते हैं वो या तो उनके पॉकेट से बाहर हो जाता है, और जो पॉकेट में आता है वो उन्हें पसंद नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं इस दिवाली मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसा संयोग बन पाएगा कि उन्हें अपने पसंद का, अपने मन का घर अपने पॉकेट और अपने बजट के हिसाब से मिल जाएगा। विशेष जी, आपसे कुछ अंतिम में दिवाली के मौके पर मैसेज आना चाहेंगे? तन्वी जी, ये बिल्कुल हर्षवर्धन जी ने सही कहा, ये सही समय है। आई थिंक आजकल जो है लोग घर खरीदना चाह रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि उनके सर के ऊपर एक छत हो। वो इसलिए चाह रहे हैं कि जब वो अपने घर में रहें तो उनका एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर बने। दूसरा, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो निवेशक हैं, जो अपने आप को देखते हैं इस मार्केट में एंटर करना, वो कभी भी एक सेट पैरामीटर से जज ना करें अपने इन्वेस्टमेंट को। एक होता है शॉर्ट टर्म व्यू, एक होता है लॉन्ग टर्म व्यू। तो वो जरूर देखें कि जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है आगे, आज की डेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 5 साल बाद वहां पर कैसा होगा, उससे आपका दोनों लाइफ का क्वालिटी भी बढ़ेगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो इस व्यू को जरूर लेकर इन्वेस्ट करें इस दिवाली पे, एंड विश एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी दिवाली। जी गौरव जी। देखिए, दिवाली पे एक आपके सब व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की मेरी तरफ से, आप सबको भी। रियल एस्टेट का जो आदमी लेना चाहता है उसे ले लेना चाहिए। लाइक स्टॉक मार्केट, आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, वैसे ही आप रियल एस्टेट लेते वक्त भी अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो कई बार आप अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। हमने अपने यहाँ भी देखा है, कई बायर्स आते हैं, वो कुछ, अगर आपकी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं 60 लाख की, 1-2 लाख रुपए के डिफरेंस के ऊपर वो प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं। वो प्रॉबेबली फिर उनका डिसीजन इतना लंबा हो जाता है कि जब वो अगली बारी आती है वही प्रॉपर्टी 72 लाख 74 लाख की पहुंच जाती है, और फिर उन्हें लगता है तो हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। आप लेना चाह रहे हैं, लीजिए। घर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफस्टाइल का, और रियल एस्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है विच इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ टाइम। ये कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, गाड़ी नहीं है, फोन नहीं है जो आप लाए और अगले दिन उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। ये आपका एप्रिशिएटिंग एसेट है, ऐसा एसेट है जिससे आप जनरेशन टू जनरेशन पास कर सकते हैं। रियल एस्टेट एक उन चुनिंदा एसेट्स में से एक है जिससे आपकी वेल्थ क्रिएशन होती है। तो अगर आप रियल एस्टेट लेते हैं वह कुछ समय के लिए आपको अपने बाकी खर्चे कर्टेल करने भी पड़ते हैं। आप एक अच्छी जगह ले रहे हैं, जैसे विशेष जी ने कहा, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, हर्षवर्धन जी ने कहा, उसको अवेल कीजिए। आती हुई अपॉर्चुनिटी को मिस ना करिए, यही समय है, घर लीजिए। हम क्रेडाई नारेट को इस चीज के लिए तत्पर हैं कि इंडस्ट्री को और ऑर्गेनाइज करें, अच्छा करें, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना उसको पूरा कर सकें। धन्यवाद। जी ईशा जी, आप दिवाली के मौके पर क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों से? तन्वी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और हमारे सभी उपभोक्ताओं को मैं हार्दिक दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और जैसे गौरव जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर किसी का अपना घर हो, तो इस बार हर किसी का अपना घर के साथ हर किसी के अपने घर में दिवाली होनी चाहिए।
ये डिसीजन को हमें होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। हमें एक्चुअली में जैसे उन्होंने कहा, आई 100% अग्री विद इट। इट्स अ प्रोग्रेसिव एसेट, जहाँ पे आप आज पैसा लगाएंगे तो पैसा आपका बढ़ने वाला है। एंड राइस इंफ्रा वेंचर और हमारा पूरा परिवार आप लोग के साथ है, आपको हर तरह की सर्विसेज देने के लिए। तो आप प्लीज अभी इस डिसीजन को होल्ड बैक मत कीजिए, फोन उठाइए और हम लोग इसे कनेक्ट कीजिए। जी, और मुझे लगता है कि ना केवल ये घर के रूप में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट कमर्शियल स्पेसेस के लिए भी अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई ही होने वाला है, समय के साथ इसमें बढ़ोतरी ही मुझे होगी। लगता है धनतेरस भी सोने और ज्वेलरी से ऊपर उठना चाहिए। इस बार धनतेरस में लोगों को घर खरीदना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। हर्षवर्धन जी, विशेष जी, गौरव जी और ईशा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू। हैप्पी दिवाली। नमस्कार। उम्मीद है आपको रियल एस्टेट के दिग्गजों से हमारा आज का इंटरेक्शन पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की तमाम ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़तर।